Good morning students, this is Chandan Gautam and today we will discuss about the chapter Gravitation of class 9th Science. Right, see, before to start this chapter we have to know the meaning of this word. We have to know the meaning of this word. जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग तो बॉल को ऊपर फेंका तो कहीं नहीं जाके वो वापस से कहाँ आएगी, अर्थ सरफेस के ऊपर आएगी। हम बचपन में थे जब छोटे थे तो शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान बनने के लिए छत से कूदने की ट्राई करते थे तो हम शक्तिमान की तरह उड़ नहीं पाते थे, हम सीधा नीचे आके गिरते थे। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके के एग्जाम्पल्स को सर आइजक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर वर्क किया और उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन्स दिए। उसी के बिहाफ पे उन्होंने एक लॉ अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया, वही हमें दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम इसी को बोल देते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गॉट माय पॉइंट? रखिए, अब हम बात करते हैं कि इन एक्चुअल हम बात करते हैं इस लॉ में है क्या मेजरली। देखो, एक अर्थ सरफेस था और दूसरा हमारे पास में क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। जैसे ऑब्जेक्ट हवा में आया तो अर्थ सरफेस की तरह क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस की तरफ जा रहा था। तो लेट सपोज टू ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेज हैं m1 एंड m2 एंड विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। गॉट इट? यहाँ पे दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मासेज है m1 एंड m2 एंड दिस सेपरेशन बिटवीन देम इज r। राइट, तो न्यूटन ने क्या बोला कि जैसे ही ये दोनों आपस में कुछ डिस्टेंस पे होंगे तो इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा और वही फोर्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Right, so that force of attraction is directly proportional to the masses of these two objects. I repeat, this force of attraction is proportional to the product of the masses of the objects. That means जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, force of attraction होगा। This is equation number 1. Again, this force is inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब इन दोनों के बीच में जितनी कम डिस्टेंस होगी फोर्स उतना ज्यादा होगा, और यही डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी फोर्स क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। सिमिलरली जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग अगर कम डिस्टेंस पे होती है तो जो थ्रेड होता है वो क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, और जैसे जैसे पतंग दूर जाती जाएगी तो वही जो थ्रेड होगा क्या हो जाएगा, एकदम आर्क शेप में आ जाएगा। मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। Right, so from equation 1 and 2 what we can concluded m1 f is proportional to the m1 and m2 upon r square, and जैसा कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट हमें क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है। कोई भी इक्वेशन हो जो प्रोपोर्शनलिटी की टर्म में हो उसे एक मैथमेटिकल प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे कैपिटल G, एंड दैट कैपिटल G is known as the universal gravitational constant as I have mentioned here. Right, universal क्यों बोला हमने इसे, because G does not depend on the medium, किसी भी मीडियम पे वो डिपेंड नहीं करता। अगर मैं G की वैल्यू को अर्थ सरफेस के ऊपर चेक करूँ तो भी सेम वैल्यू होगी, मैं उसे यूनिवर्स में कहीं पे भी ले जाऊँ तो भी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। फर्स्ट पॉइंट, यही G की वैल्यू जो है ना तो m1 और m2 पे डिपेंड करेगी ना ही डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। मतलब ना तो ऑब्जेक्ट की साइज पे डिपेंड करेगी ना ही उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल। मतलब इट विल बी रिमेन सेम एवरीवेयर इन दी यूनिवर्स। गॉट इट? और इसकी जो वैल्यू होगी, याद रखना वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वैल्यूज नहीं याद होंगी न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होंगे। राइट, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। देखो यूनिट थोड़ी सी हो सकता है कि टिपिकल लगे तो हमें इसे रटना नहीं है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास f का फॉर्मूला है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें G के लिए यूनिट फाइंड करनी है, हमें G के लिए यूनिट फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे f इंटू आर स्क्वायर और m1 m2 नीचे आएंगे, m1 m2 विल बी इक्वल्स टू G। f की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी मीटर में, उसका स्क्वायर अपॉन मास, m1 भी kg में m2 भी kg में, दैट मीन्स kg स्क्वायर।
बात समझ आई? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब देखो कुछ मासेज हैं जो हमें क्या करना है, याद रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल मास ऑफ अर्थ, दैट वी हैव टू अवेयर ऑफ दैट द मास ऑफ अर्थ विल बी इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 kg. The mass of moon, because moon is the natural satellite of the earth, so the mass of the moon will be 7.4 × 10⁻22 kg. राइट? अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स हैं। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा उसका जो नेचर होगा, द नेचर ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑलवेज विल बी अट्रैक्टिव। बात समझ आई? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि सर दो ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, एक मैं ऑब्जेक्ट हूँ और कोई दूसरा पर्सन होगा वो भी तो ऑब्जेक्ट होगा, तो हम दोनों में तो अट्रैक्शन कभी नहीं होता। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें मालूम चलेगा कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूँ अर्थ सरफेस पे, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ू तो सीधा नीचे की तरफ जाएगा। मार्कर का मास कम है लेकिन अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। अर्थ का मास क्या हमारे पास में बहुत ज्यादा है, तो उस फोर्स का जो प्रोडक्ट लूंगा, इन दोनों मासेस का जो प्रोडक्ट लूंगा फोर्स के लिए, वो क्या हो जाएगा, बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमें स्मॉल मासेस या छोटे मासेस के लिए उसका इफेक्ट हमें शो नहीं होता, वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर मैं हाई मासेस की बात करूं तो उसके लिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है। और इसका एक और एग्जांपल होता है हमारा सोलर सिस्टम। ऑल दी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन। वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर बाउंडेड होते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे केपलर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉमेंट, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम।